नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो जैसे कि हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। तो आज हम आधुनिक भारत की पहली वीडियो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन देखेंगे। तो मैंने इस वीडियो में उन सभी पॉइंट्स को कवर किया है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मध्यकाल में यानी कि मेडिएवल पीरियड में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे, यानी कि जो भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था, इस व्यापार के लिए दो मार्ग थे। पहला था फारस की खाड़ी वाला मार्ग और दूसरा था लाल सागर वाला मार्ग। तो जो ज़्यादातर व्यापार होता था ये फारस की खाड़ी वाले मार्ग से होता था। क्यों? क्योंकि जो लाल सागर वाला मार्ग था ये काफ़ी दुष्कर था, यानी कि काफ़ी कठिन मार्ग था। इस मार्ग में दो कठिनाइयाँ थी। पहली कठिनाई तो ये थी कि जो लाल सागर वाला मार्ग था इस मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ता था, यानी कि बहुत धुंध पड़ती थी। और दूसरा कारण था कि इस मार्ग में बहुत से चट्टानें थी, इसीलिए जो ज़्यादातर व्यापार होता था ये फारस की खाड़ी वाले मार्ग से होता था। और एशिया में यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों और मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी कर यानी कि टैक्स देना पड़ता था। तो जैसे कि जो भी वस्तुएं एशिया यानी कि भारत से होकर यूरोप को जाती थी तो रास्ते में बहुत से देश पड़ते थे, तो हर देश को टैक्स देना पड़ता था। यानी कि उस वस्तु को अगर यूरोप तक पहुंचना है तो मार्ग में जितने भी देश पड़ेंगे उनको चुंगी देनी पड़ेगी, जिस कारण क्या होता था कि जो भी वस्तुएं भारत से और एशिया से यूरोप को जाती थी वो काफ़ी महंगी हो जाती थी, क्योंकि बीच मार्ग में उन पर काफ़ी टैक्स लग जाता था। उसके बाद आगे है कि यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। तो इटली के व्यापारियों की मोनोपोली थी और इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। तो पूरे यूरोप में देखा जाए तो इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था, यानी कि इटली के व्यापारी ही पूरे यूरोप में ज़्यादातर व्यापार करते थे। वैसे देखा जाए तो जो अरब व्यापारी थे, अरब के व्यापारी थे, ये भारत से वस्तुएं खरीदकर कहाँ पर बेचते थे? यूरोप में जाकर बेचते थे। और यूरोप में देखा जाए तो जो इटली के व्यापारी थे इनके पूरे यूरोप में एकाधिकार था। तो 1453 ईस्वी में क्या होता है कि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया के विजय कर ओटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका कंट्रोल स्थापित हो गया। और फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कत पैदा करने लगे। तो ओटोमन साम्राज्य को आप तुर्की साम्राज्य भी कह सकते हैं। जिसके बाद क्या हुआ कि जो फारस के खाड़ी वाला मार्ग था यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य का कंट्रोल हो गया। और ओटोमन साम्राज्य का फारस की खाड़ी पर कंट्रोल होने से क्या हुआ कि अब यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत से व्यापार करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो अरब देश वाले थे ये भारत से सामान खरीदकर यूरोप में बेच देते थे। पर ओटोमन साम्राज्य के बाद यूरोपीय व्यापारी अब भारत से व्यापार नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद क्या हुआ कि जो यूरोपीय देश थे ये भारत से व्यापार करने के लिए भारत को ढूंढने निकल पड़े। इसी क्रम में आप देखेंगे कि अलग अलग यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल सबसे आगे था। आप देखेंगे कि सबसे पहले कौन से यूरोपीय भारत आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो 1486 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था बार्थलोम्यू डेज, इसने अफ्रीका में स्थित उत्माशा द्वीप, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, इसकी खोज की थी। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके सबसे दक्षिण में कौन सा देश है? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के दक्षिण में है एक द्वीप जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। तो इसकी खोज किसने की थी? तो पुर्तगाली नाविक बार्थलोम्यू डेज ने इसकी खोज की थी। उसके बाद क्या होता है कि 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए निकल पड़ता है। और ये महाशय कहते हैं कि जो भारत है ये पूर्व में नहीं बल्कि पश्चिम दिशा की ओर है। तो ये पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ते हैं और अटलांटिक महासागर से होते हुए ये अमेरिका पहुंच जाते हैं। और अमेरिका पहुंचकर ये कहते हैं कि मैंने
भारत को ढूंढ लिया, पर ये भारत नहीं, कहाँ पहुंच जाते हैं तो अमेरिका पहुंच जाते हैं। उसके बाद आखिरकार 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली जिसका नाम था वास्को डी गामा, ये उत्तमाशा द्वीप से होते हुए भारत पहुंच जाता है। तो सबसे पहला कौन सा यूरोपी भारत आया था, तो इसका नाम था वास्को डी गामा। ये 1498 ईस्वी में आया था। इसी ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो कई जगह आपने पढ़ा होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, वो गलत है। इसने भारत की खोज नहीं की, बल्कि इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसने? वास्को डी गामा ने। और कब की थी? 1498 ईस्वी को की थी। ये दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा, पहला कि 1498 और दूसरा कि वास्को डी गामा था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। उसके बाद आगे देखते हैं यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष और यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम। ये दोनों ही क्रम अलग अलग हैं। कई यूट्यूब वीडियो में आप देखेंगे और कई किताबों में भी आप देखेंगे कि इन दोनों का क्रम एक ही दिया हुआ है, पर ये अलग अलग है। जो भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी, इनकी स्थापना कब हुई थी, इसका क्रम अलग है, और वो भारत में कब आए थे, इसका क्रम अलग है। तो इन यूरोपीय कंपनियों की जो स्थापना हुई थी यूरोप में अपने ही देशों में हुई थी, पर ये बाद में भारत में आई थी। तो सबसे पहले इन कंपनियों के स्थापना वर्ष को देख लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली कंपनी के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। डच के बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 में। डेनिश के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। और फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 ईस्वी में। तो ये यूरोपीय कंपनियों का स्थापना वर्ष का क्रम है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं इन कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम, यानी कि कौन सी कंपनी भारत में पहले आई थी, उसके बाद कौन सी कंपनी आई। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत में आई थी 1498 ईस्वी में। इसकी स्थापना भी 1498 ईस्वी में हुई थी और ये भारत भी 1498 ईस्वी में आई थी। तो जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी तब इसका नाम रखा गया था एस्तादो दा इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली कंपनी के बाद डच कंपनी भारत आई थी, ये जरूर याद रखिएगा। वैसे देखा जाए स्थापना में तो पुर्तगाली कंपनी के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और अंग्रेजी के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। पर भारत में आगमन का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे। आगमन के क्रम में डच अंग्रेजों से पहले आए थे। तो डच कंपनी 1605 ईस्वी में भारत आई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था विरिंग्दे ओस्ट इंडिशे। तो डच के बाद अंग्रेज भारत में आए थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में भारत आई थी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, पर यह भारत में 1608 ईस्वी में आई थी। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। उस समय इस कंपनी का नाम था, पर बाद में जब ये भारत में आई तब इसका नाम पड़ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1608 ईस्वी में भारत आई थी। तो ब्रिटिश के बाद डेनिश भारत में आए थे 1616 ईस्वी में। उस समय इनका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश के बाद फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई थी 1667 ईस्वी में। उस समय इस कंपनी का नाम था कंपनी द एंड ओरिएंटल। ब्रिटिश के बाद जो भी क्रम है ना, वो कंपनियों के स्थापना वर्ष का क्रम भी सेम है और भारत में आगमन का क्रम भी सेम है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में भी, और स्थापना भी सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की ही हुई थी। पुर्तगालियों के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अंग्रेजी के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, पर भारत में आगमन के क्रम में डच पहले आ गए थे, डच के बाद अंग्रेज आए, और बाकी का क्रम जो है वो सेम है। यानी कि चौथे नंबर पर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और भारत में भी चौथे नंबर पर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए थे, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आए थे। यानी कि बाकी का क्रम सेम है, बस जो दूसरा और तीसरा क्रम है ये इंटरचेंज है, यानी कि डच पहले आए थे और अंग्रेज बाद में आए थे। तो आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। उसके बाद आगे अब हम चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं पुर्तगालियों का आगमन। तो पुर्तगाल द्वारा यूरोप
और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। तो दो कारण थे जिस कारण पुर्तगाली भारत आए थे। पहला कारण आर्थिक था और दूसरा कारण धार्मिक था। तो आर्थिक कारण था व्यापार करना, जाहिर सी बात है, और धार्मिक कारण था एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना। उसके बाद सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। तो भारत में केरल में है कालीकट बंदरगाह। तो सर्वप्रथम वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया गया। तो पहले से ही जो अरबी व्यापारी भारत से व्यापार करते थे, उन्होंने देखा कि कोई यूरोपियन भारत आया है, तो जाहिर सी बात है उनका रवैया उस यूरोपीय व्यापारी के लिए सही नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जो अरबी व्यापारी थे, उनका रवैया वास्को डी गामा के प्रति सही नहीं था। तो कालीकट के राजा थे जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और उसे मसाले तथा जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति भी प्रदान कर दी। तो वास्को डी गामा ने भारत से मसाले कहाँ पर ले गया? वापस यूरोप में ले गया। कि वास्को डी गामा ये जो भी मसाले और जड़ी बूटियां भारत से लेकर गया था ना यूरोप में, तो यूरोप में बेचकर उसे कितना मुनाफा हुआ आपको पता है? लगभग 60 गुना मुनाफा हुआ था उसे। यानी कि जो भी मसाले वो भारत से यूरोप लेकर गया था, यूरोप में बेचने के बाद उसे 60 गुना मुनाफा हुआ था। तो 1498 के बाद 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में अगला पुर्तगाली अभियान दल भारत आया और ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल चला गया। तो 1500 के बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है और इस वर्ष इसने क्या किया कि कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। तो केरल में ही है कोचीन। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। याद रखिएगा, यहीं पर इसने भारत में पहली पुर्तगाली बस्ती भी बसाई थी। कहाँ पर? कोचीन में। तो 1505 ईस्वी में क्या होता है कि पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई और इस संदर्भ में पहला पुर्तगाली गवर्नर बना था अल्मीडा। तो आगे चलकर भारत में कई सारी पुर्तगाली फैक्ट्रियां बन गई थी। तो इनके नियंत्रण के लिए क्या किया गया? तो इनके नियंत्रण के लिए पुर्तगाली सरकार ने भारत में एक पुर्तगाली गवर्नर की नियुक्ति कर दी जिसका नाम था अल्मीडा। ये सबसे पहला भारत में पुर्तगाली गवर्नर था, इसका नाम था अल्मीडा। तो अब हम अल्मीडा के बारे में पढ़ते हैं। तो अल्मीडा 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक पुर्तगाली गवर्नर बना रहा। तो अल्मीडा ने क्या किया कि कोचीन का दुर्गीकरण करवाया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। तो वास्को डी गामा ने क्या किया था? कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री खोली थी ना, उसी कोचीन को अल्मीडा ने क्या किया? उसकी किलेबंदी करवा दी, चारों तरफ से दुर्गीकरण करवा दिया और इसे अपना मुख्यालय बनाया। तो 1508 और 9 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को पराजित करके द्वीप पर अधिकार कर लिया। तो अल्मीडा ने क्या किया कि जो दूसरे व्यापारी थे ना, गुजरात के, मिस्र के और तुर्की के, जो भारत में व्यापार कर रहे थे, उनके जल बेड़े को इसने हरा दिया और वहां पर अधिकार कर लिया। जिसके बाद क्या हुआ, जो भारत का पूर्वी तट था ना, यहाँ पर बहुत सारी पुर्तगाली फैक्ट्रियां खुल गई और भारत का जो पूर्वी तट है ये पुर्तगालियों के कंट्रोल में आ गया। उसके बाद अगला गवर्नर बनता है अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक पुर्तगाली गवर्नर बना रहता है। तो अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा जैसे महत्वपूर्ण शहर को जीत लिया और उसकी किलेबंदी करवाई। इसीलिए अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद अगला गवर्नर बना वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा 1524 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 ईस्वी में इसकी गोवा में मृत्यु हो गई और गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई है। और सेंट जोबियर जो कि ईसाई संत थे, इनकी कब्र भी गोवा में है। तो गोवा में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है, यहीं पर इनकी कब्र बनाई गई है। और सेंट जेबियर जो कि ईसाई संत हैं, इनकी कब्र भी गोवा में है। उसके बाद अगला पुर्तगाली गवर्नर बनता है नूनो दा कुन्हा। ये 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक पुर्तगाली गवर्नर बना रहता है। तो यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी बना क्योंकि इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह
गोवा को अपनी राजधानी बनाया। तो गोवा को किसने जीता था? अल्बुकर्क ने। और नूनो दा कुन्हा ने क्या किया? इसी को अपनी राजधानी बनाया। इसीलिए अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी माना जाता है नूनो दा कुन्हा। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन माना जाता है? नूनो दा कुन्हा, क्योंकि इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया और कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। और यह पहला पुर्तगाली गवर्नर बन गया जिसने भारत के पूर्वी तट पर भी एक पुर्तगाली फैक्ट्री खोली। अभी तक हमने देखा था ना कि भारत के पश्चिमी तट पर ही पुर्तगाली फैक्ट्रियां थी, पर इसने भारत के पूर्वी तट पर भी पुर्तगाली फैक्ट्री खोल दी। किसने? नूनो दा कुन्हा ने। तो आगे अब हम पुर्तगालियों की भारत को क्या देन है वो देख लेते हैं। तो भारत में प्रेस यानी कि छापा खाना पुर्तगालियों की ही देन है। और तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरू करवाई थी। उत्तर भारत में देखा जाए तो तंबाकू की खेती शाहजहां के काल में आई थी। और दक्षिण भारत में देखा जाए तो 1508 ईस्वी में जो तंबाकू की खेती है ये पुर्तगालियों की ही देन है। और कई सारे फल और सब्जियां जो कि अब हमारे दिनचर्या का हिस्सा हैं वो भी पुर्तगालियों की ही देन है। तो जैसे कि भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों की ही देन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये सब्जियां और फल हमारी दिनचर्या का हिस्सा हैं, तो ये सभी पुर्तगालियों की ही भारत को देन है। तो हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो भी प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर है ना, इनकी रिवीजन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अल्मीडा को पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक। तो इसने क्या क्या कार्य किए? तो इसने सबसे पहले मिस्र, तुर्की और गुजरात के संयुक्त जलबेड़े को हरा दिया था। और कोचीन का दुर्गीकरण भी इसी ने करवाया था और उसी को अपना मुख्यालय बनाया था। और कैनानोर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना भी किसने की थी? अल्मीडा ने की थी। उसके बाद अगला गवर्नर बना था अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक। तो 1510 ईस्वी में इसने गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना की और भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी अल्बुकर्क को कहा जाता है। तो अल्बुकर्क के बाद वास्को डी गामा अगला पुर्तगाली गवर्नर बना था, पर उसने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया था। उसके बाद जो अगला गवर्नर बना था नूनो दा कुन्हा, इसने कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया था और पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार भी इसी ने किया था, क्योंकि इसने हुगली एवं सैंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे डचों का आगमन देखते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद डच भारत में आए थे। तो डच हॉलैंड, जिसे अब नीदरलैंड कहा जाता है, यहाँ के निवासी थे। तो सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में जो डचों का पहला अभियान था ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आया था। तो जो सुमात्रा द्वीप है ना, ये इंडोनेशिया में है। तो सबसे पहले जो डच थे ये एशिया में कहाँ पर आए थे? तो इंडोनेशिया में आए थे। उसके बाद 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर जो हॉलैंड की सरकार थी इसने एक कंपनी बना दी जिसका नाम रखा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तो इस नाम की कंपनी तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। जिसके बाद क्या हुआ? तो सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वां देर हेक के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत की ओर भेजा गया। तो पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने पढ़ा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहां पर स्थापित की थी? कोचीन में। उसी तरह डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत के पूर्वी तट पर, क्योंकि जो भारत का पश्चिमी तट था, तो पीछे मैंने आपको बताया था ना कि जो भारत का पश्चिमी तट था यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की थी, वहां पर इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसीलिए जो डच आए थे ये भारत के पूर्वी तट पर आए थे और इन्होंने भारत के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट में अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। और ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा, जिसे सोने की मुद्रा कहते हैं, वो ढालते थे। तो आगे अब हम देखते हैं। तो 1653 ईस्वी में क्या होता है कि डचों ने बंगाल में स्थित चिंसुरा, जो आप देख रहे हैं यह चिंसुरा, तो डचों ने बंगाल में स्थित चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। और जो डच लोग थे ये भारत से सूती वस्त्र, नील,
शोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत से मसालों का निर्यात नहीं करते थे। याद रखिएगा, जो पुर्तगाली थे ये भारत से मसालों का व्यापार करते थे और जो डच थे ये भारत से मसालों का निर्यात नहीं करते थे। ये भारत से सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात किया करते थे। तो डचों के बाद भारत में अंग्रेजी कंपनी का आगमन होता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसी काल में व्यापारिक उन्नति के लिए अनेक प्रयास किए गए। इसीलिए इसे ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय ही 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और इसी कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। तो यही कंपनी जब भारत में आई थी तो इसी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये प्राइवेट कंपनी थी एक प्रकार की, जिसने भारत पर अधिकार किया था। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जो कि बाद में देखा जाए तो महारानी के कंट्रोल में चली जाती है, पर पहले ये एक प्राइवेट कंपनी होती है जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आती है और भारत में एक प्रकार से अपना कंट्रोल बना लेती है। तो आगे हम देखते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली यात्रा हुई थी ये 1601 ईस्वी में हुई थी, जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए थे। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ गई थी? इंडोनेशिया गई थी। उसके बाद 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल, जो कि हेक्टर नामक जल जहाज से आया था। ये जहाज का नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम है हेक्टर नामक जल जहाज। और इसी जहाज में कैप्टन हॉकिंस अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचा था, कि जहां से हेक्टर नामक जल जहाज से। तो ये कहां पर पहुंचा था? तो ये सूरत पहुंचा था और यहां पर अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की थी। याद रखिएगा। तो देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी, और जो अंग्रेज थे ना, इन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। इनकी पहली जो स्थायी फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में लगी थी, पर पहली जो अस्थायी फैक्ट्री थी ये सूरत में लगाई थी। तो इसे अस्थायी फैक्ट्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब अंग्रेज आए थे ना, इन्होंने जब सूरत में अपनी फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू किया तो उस समय जो मुगल बादशाह थे जहांगीर, उन्होंने फैक्ट्री बनाने की इजाज़त नहीं दी। तो निर्माण कार्य तो शुरू हो गया था पर फैक्ट्री बन नहीं पाई। उसके बाद इन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। इनकी जो पहली स्थायी फैक्ट्री थी, पर जो पहली अस्थायी फैक्ट्री थी वो सूरत में बनी थी। याद रखिएगा। उसके बाद आगे क्या होता है कि जो कैप्टन हॉकिंस आता है ये सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा और जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान या इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जहांगीर ने किसे खान या इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो किसे दी थी? कैप्टन हॉकिंस को दी थी। उसके बाद आगे देखते हैं। तो 1611 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया ना कि अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो 1613 ईस्वी में जो सूरत वाली फैक्ट्री थी ना, इसे भी स्थायित्व प्राप्त हो गया, क्योंकि अब जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दी। इसीलिए 1613 ईस्वी में जो सूरत में अस्थायी फैक्ट्री बनी थी वह अब स्थायी हो गई। तो अंग्रेजों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री कहां पर लगाई? सूरत में। पहली स्थायी फैक्ट्री कहां पर लगाई? मसूलीपट्टनम में। उसके बाद आगे क्या होता है कि 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है और यह 3 वर्षों तक, यानी कि 1615 से लेकर 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहता है। और इसने क्या किया? इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त कर लिए मुगल बादशाह से। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी ने भारत में धीरे धीरे अपने कदमों को मजबूत किया। तो जैसा कि हमने देख लिया कि टॉमस रो ने जहांगीर से व्यापार करने और व्यापार में छूट के लाइसेंस प्राप्त कर लिए। उसके बाद क्या होता है कि 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पौंड वार्षिक दर से, जो कि मामूली कर था, इसके बदले में गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो गोलकुंडा के सुल्तान थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। उन्हें
500 पौंड का वार्षिक कर देकर उसके बदले में गोलकुंडा के जितने बंदरगाह थे, क्योंकि ये कंपनियां थी, इनका काम था व्यापार करना, और व्यापार कहाँ से होगा, तो इनके लिए बंदरगाह यानी कि पोर्ट इंपॉर्टेंट थे। तो इन्होंने क्या किया कि 500 पौंड वार्षिक दर देकर अब्दुल्ला कुतुब शाह को उसके बदले में गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह थे उस पर व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे सुनहरा फरमान भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो 1639 ईस्वी में क्या होता है, चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को भी पट्टे से प्राप्त कर लिया, और यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था। तो अब हम एक एक करके देख रहे हैं ना कि कैसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपने कदमों को मजबूत करती है। तो 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने क्या किया, मद्रास को भी पट्टे पर प्राप्त कर लिया, और यहाँ पर इन्होंने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था। उसके बाद आगे क्या होता है कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो जाता है, और इस विवाह के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बंबई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। यानी कि ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, अंग्रेजों को बंबई दहेज के रूप में दे दिया। उसके बाद क्या होता है कि 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पौंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। यानी कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी ना, उसे मामूली 10 पौंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया बंबई को, और फिर कंपनी ने होंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त करके बंबई के गांव को शहरीकरण करवाया। बॉम्बे का अर्बनाइजेशन किसने किया था, होंगियार ने किया था बॉम्बे का शहरीकरण। उसके बाद 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खान से भी 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली, और ये गांव कौन कौन से थे, गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता। और यही तीनों गांव विकसित होकर कोलकाता नगर बसा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों गांव को मिलाकर गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता, और कलकत्ता नगर को बसाने का जो श्रेय जाता है ये जोग चरनाक को जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय किसे जाता है, जोग चरनाक को जाता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं 1700 ईस्वी में। तो 1700 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ, और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, कोलकाता में एक किले का निर्माण करवाया, फोर्ट विलियम्स किले का निर्माण, और यह जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में अंग्रेजों की बस्तियां थी ना, उनका केंद्र बन गया। और जो ये फोर्ट विलियम किला बनाया गया था, इसका प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। उसके बाद क्या होता है कि 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फरुखशियर के दरबार में पहुंचा, और इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था, यानी कि एक डॉक्टर भी था। तो हैमिल्टन ने क्या किया, तो फरुखशियर को एक गंभीर रोग हुआ था, तो हैमिल्टन ने क्या किया, फरुखशियर का इलाज किया और फरुखशियर को इस गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई। तो इसके बदले में मुगल सम्राट फरुखशियर ने प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की, यानी कि इसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी कर में छूट दे दी, और व्यापार में भी इसने बहुत सारी छूट दे दी थी। किसने, मुगल बादशाह फरुखशियर ने। तो आगे तो हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में कौन कौन सी फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की थी, जो कि बाद में चलकर 1613 ईस्वी में स्थायी हो जाती है। और सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री कौन सी थी, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम। 1611 के बाद 1616 ईस्वी में अहमदाबाद, बुरहानपुर और आगरा में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। उसके बाद 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में, उसके बाद 1633 ईस्वी में बालासेर एवं हरिहरपुर, जिसे उड़ीसा कहते हैं, वहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। उसके बाद 1639 में मद्रास में, 51 में हुगली में, 69 में बंबई में और 1700 ईस्वी में कलकत्ता में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। तो अंग्रेजों के बाद डैनिश कंपनी का आगमन भारत में हुआ था। तो डैनिश डेनमार्क के निवासी थे, जो कि 1616 ईस्वी में भारत आए थे और बंगाल स्थित सेरामपुर में इन्होंने अपनी
बस्ती स्थापित की थी और यह भारत में इनका मुख्य केंद्र था। तो डेनिश कंपनी से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, बस आपको यही याद होना चाहिए कि इन्होंने सबसे पहले बंगाल में स्थित सेरामपुर में अपनी बस्ती की स्थापना की थी। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी का आगमन भारत में हुआ था। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुइस एक्स14 के शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई थी और सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत के सूरत में पहुंचा था और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की थी? सूरत में की थी। और आगे चलकर 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से इन्होंने एक जमीन प्राप्त की और इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। तो आप ये देख रहे हैं, यही है चंद्रनगर। इसे फ्रांसीसियों ने बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से प्राप्त किया था। उसके बाद 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। कहाँ का? पांडिचेरी का। और आगे चलकर 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया और इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे और सबसे आखिर में पुर्तगाली ही भारत से गए थे, क्योंकि 1947 में हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए थे, पर जो पुर्तगाली थे इन्होंने गोवा पर अधिकार किया हुआ था। तो 1961 ईस्वी में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। इसीलिए सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली ही भारत में आए थे, यानी कि पहले यूरोपीय थे जो भारत में आए थे और सबसे आखिर में यही भारत से गए थे 1961 में। तो आगे चलकर अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध देखने को मिलते हैं। कर्नाटक के युद्ध, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध, तो 3 युद्ध हुए थे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज का हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में यूरोपीय कंपनियां दी हुई हैं और सूची 2 में उनके स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से यूरोपीय कंपनी का स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। उसके बाद है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। तो इन कंपनियों के स्थापना वर्ष इनके सामने ही दिए हुए हैं, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो सबसे पहले कौन से यूरोपीय भारत आए थे। तो इसका सही जवाब है पुर्तगाली, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां पर उतरा था। तो मैंने आपको बताया था कि वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था और किस बंदरगाह पर आया था? कालीकट बंदरगाह पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो आपको पता ही है कि गोवा पर किसने अधिकार किया था? पुर्तगालियों द्वारा अधिकार किया गया था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किसे छीना था। तो अल्बुकर्क ने गोवा को किसे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, खान या इंग्लिश खान की उपाधि से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान या इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की थी। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की थी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है। तो भारत में देखा जाए तो खासकर दक्षिण भारत में देखा जाए
तो पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू की खेती की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारत गणराज्य में विलय हुआ? तो गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया था? 1961 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कैप्टन विलियम हॉकिंस के जहाज से भारत पहुंचा था? तो ये हेक्टर नामक जल जहाज से भारत पहुंचा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को यह फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो पहले अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी फैक्ट्री बनाई थी, पर किस मुगल बादशाह के फरमान के बाद यह फैक्ट्री स्थायी हो गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जहांगीर। आज का आखिरी प्रश्न है कि फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती भेंट की थी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।